Hello everyone, I am Gurudat, Assistant Professor in Indraprasth Law College. This is the 10th video lecture of Professional Ethics, Accountancy of Lawyers and Bar and Bench Relation. In this topic, we will be studying about professional misconduct. In this video, we will be studying about professional misconduct and its control. See, whenever there is some professional ethics involved in any profession, जहाँ भी कोई किसी प्रोफेशन में कोई प्रोफेशनल एथिक्स इन्वॉल्व है तो उसको कंट्रोल करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. अदरवाइज अगर उसको फॉलो कोई नहीं करेगा और उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा तो फिर उसके होने का फ़ायदा क्या होगा. धीरे धीरे वो डिजॉल्व हो जाएगी, धीरे धीरे लोग फॉलो करना बंद कर देंगे. तो किसी भी प्रोफेशन में अपने प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स को मेंटेन करने के लिए उसका कंट्रोल बहुत ज़रूरी है. अब इसमें कुछ लोग का आर्गूमेंट होता है कि कंट्रोल से ये चीज़ें मेंटेन नहीं हो सकती हैं, ये अपने आप मेंटेन करने. वैसे घर में आप तमीज़ कंट्रोल से ज़्यादा खुद से सीखते हैं, तो कुछ लोग यही कहते हैं कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते ये सब चीज़ें लोग खुद से माने तो सही है. बट स्टिल कुछ मिनिमम फ्रेमवर्क होना चाहिए जहाँ पे कोई अगर ग्रॉस वायलेशन कर रहा है किसी कोड ऑफ एथिक्स का तो उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाए. तो इंडिया में जो एक्शन है वो एडवोकेट्स एक्ट 1961 में लिया जा सकता है. Punishments can be given to advocate under Advocates Act 1961 for professional misconduct. इंडिया में ये अपने एडवोकेट्स एक्ट में हम लोगों का जो है उसमें है प्रोविजंस. बिफोर जो इनैक्टमेंट हुआ था 1961 के एक्ट का, एडवोकेट्स एक्ट 1961, हाई कोर्ट्स के पास पावर थे डिसिप्लिनरी जुरिडिक्शन की. तो हाई कोर्ट जो था, जो भी उसके अंदर प्रैक्टिस कर रहा है पूरे स्टेट में, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता था जब वो चाहे, जब उसको लगता है कि प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स तोड़ा गया है. तो वो पनिश कर सकता था, पनिशमेंट की पावर भी थी. बट एडवोकेट्स एक्ट ने ये पावर जो है वो किसको दे दी है, वो बार काउंसिल्स को दे दी है. अब जो है बार काउंसिल्स के पास पावर है कि वो एडवोकेट्स को पनिश कर सके. और यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये ट्रांजिशन ऑफ पावर है, पहले हाई कोर्ट से बार काउंसिल के पास आ गई, ये काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है. कॉन्फ्लिक्ट क्यों पैदा करता है? क्योंकि कभी कभी बार काउंसिल किसी एडवोकेट के साथ खड़ी हो जाती है, लेकिन बेंच जो है, जो जजेस हैं, उस एडवोकेट से चिढ़े हुए होते हैं, उस एडवोकेट को पसंद नहीं करते हैं, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट आता है. एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी एडवोकेट को सस्पेंड कर दिया है, बाकायदा रिकॉर्डेड केसेस हैं. लेकिन बार काउंसिल ने कहा है कि सर सस्पेंड करने का पावर हमारे पास है, आपके पास नहीं है. तो यहाँ पे लड़ाइयाँ भी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में और बार काउंसिल में कभी कभी. तो कॉन्फ्लिक्टिंग मैटर है, आप चाहे तो उस पर और पढ़ सकते हैं. आपको क्या सही लगता है, कोर्ट्स के पास पावर होनी चाहिए, बार काउंसिल के पास होनी चाहिए? एडवोकेट्स का कहना है कि बार काउंसिल के पास होनी चाहिए. भाई एक प्रोफेशनल बॉडी है, वो रेगुलेट करती है पूरा लीगल प्रोफेशन एडवोकेसी का. पर कोर्ट्स को लगता है कि अगर BCI किसी और मीन्स के, कभी कभी इलेक्शन एक बड़ा फैक्टर होता है, इलेक्शन की वजह से किसी एडवोकेट पे एक्शन नहीं ले रही है, ऐसे वजह से किसी एडवोकेट पे एक्शन नहीं ले रही है, तो कोर्ट्स के पास भी पावर होनी चाहिए कि उस एडवोकेट को सस्पेंड कर सके. तो ये जब ट्रांजिशन हुआ पावर का तो इसमें काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट आया था. अब जो है जब एडवोकेट्स एक्ट आया तो सेक्शन 9 जो था वो स्टेट बार काउंसिल को पावर दिया कि वो एक या एक से ज़्यादा डिसिप्लिनरी कमेटी बना सकती हैं. अंडर द सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट, द स्टेट बार काउंसिल गिवन एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर डिसिप्लिनरी कमिटीज़. अब ये जो डिसिप्लिनरी कमिटीज़ हैं, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ की आई? दे वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर conducting inquiry, trial or not trial, inquiry of any professional misconduct in the profession. The disciplinary committee will consist of 3 members, of whom 2 shall be persons elected by the council from amongst its member, and other shall be a person co-opted by the council from amongst advocates who passes the qualification is specified in the proviso to subsection 2 of the section 3, and who are not members of the council, and senior most advocate amongst the members of the disciplinary committee shall be chairman thereof. तो डिसिप्लिनरी कमेटी 3 लोगों की होंगी, 2 इलेक्ट होंगे, 1 को ऑप्ट किए जाएंगे. जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा वो हो जाएगा उसका चेयरमैन. ये सिंपल सी बात है. काम क्या है कमेटी का? पता ही आपको, काम होगा रेगुलेट करना और पनिश करना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए, जो पहले हाई कोर्ट करता था. The section 35 of the Advocate Act provides that on receipt of a complaint or otherwise, if a state bar council has reason to believe that any advocate on its roll has been guilty of the professional or other misconduct, it shall refer the case for disposal to its disciplinary committee. अब सेक्शन 35 जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया इस टॉपिक का सेक्शन, बिकॉज अंडर सेक्शन 35 ये पावर मिली है स्टेट बार काउंसिल को
कि कोई एडवोकेट जो गिल्टी है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का, यहाँ देखिए एक बात इंपॉर्टेंट ये भी है कि गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट, मतलब वो अदर मिसकंडक्ट का भी अगर गिल्टी है तो भी इट शिल रिफर द केस फॉर डिस्पोजल टू इट्स डिसिप्लिनरी कमिटी। यहाँ पे गिल्टी की जगह अक्यूज होना चाहिए था, जैसे कि 1 मिनट, हाँ, जैसे कि कोई अक्यूज़ किया गया एडवोकेट, कोई एडवोकेट मान लीजिए नशे की हालत में सड़क पे बदतमीजी कर रहा है पुलिस वाले से या फिर आम जनता से, या बदतमीजी बस ऐसे खुद ही से डांस गाना कर रहा है, कर एक दो वीडियोस वायरल हुए थे, तो उस एडवोकेट के खिलाफ अब BCI जो स्टेट बार काउंसिल है वो उसको संज्ञान में लेगी, कॉग्निजेंस लेगी उस चीज़ का, और वो डिसिप्लिनरी कमेटी में वो केस भेज देगी कि देखिए इनके साथ क्या करना है। अब डिसिप्लिनरी कमेटी जो है उसके पास ये एम्पावर्ड है वो कि वो डिसीजन ले सकती है कि एडवोकेट के साथ क्या करना है। ये सड़क पे नशे की हालत में घूम रहा था, टहल रहा था, लोगों से बदतमीजी कर रहा था, अपनी मे बी अपने अगर ड्रेस में था तो और स्ट्रिक्ट एक्शन बनेगा उसका, अगर वो ब्लैक कोट और वाइट शर्ट ब्लैक पैंट में था तो उसके ऊपर और एक्शन बनेगा। तो जो भी सही अप्रोप्रिएट एक्शन होगा ये कौन ले लेगा, डिसिप्लिनरी कमेटी ले लेगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35(1)(a) ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट, इट प्रोवाइड, यहाँ पे एक डॉट होगा, it provides that state bar council may either of its own motion or on application made by it by any person interested withdraw a proceeding pending before its disciplinary committee and direct the inquiry to be made to other disciplinary committee of that state bar council। अब ये क्लॉज क्यों डाला गया? ये क्लॉज इसलिए डाला गया क्योंकि कई बार जैसे मैंने बताया था कि कुछ डिसिप्लिनरी कमेटी ऐसी होती हैं जो मे बी, अब जैसे कि 2 एडवोकेट्स हैं, उसमें से एक है मेंबर ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी का, एक उसका दोस्त है और उसी के ऊपर केस चल रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो केस को इन्फ्लुएंस करेगा। इसलिए 35(1)(a) भी डाला गया था कि अगर स्टेट बार काउंसिल को लगता है ऐसा, या किसी भी और आदमी को लगता है, वो एप्लीकेशन देता है कि इस डिसिप्लिनरी कमेटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है जो एडवोकेट है जिसके ऊपर केस चल रहा है, तो डिसिप्लिनरी कमेटी चेंज कर दी जाए, इसलिए ये क्लॉज डाला गया था। कई बार जजेस भी कहे थे यही बात कि डिसिप्लिनरी कमेटी वीक पड़ रही है, वो एक्शन नहीं लेती है, तो ये क्लॉज डाला गया कि डिसिप्लिनरी कमेटी थोड़ा सा सॉफ्ट जा रही है किसी एडवोकेट पे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। हाँ, अब सेक्शन 35(3) पे आते हैं, जो पनिशमेंट्स देते हैं कि क्या पनिशमेंट, क्या एक्शन जो है वो लिया जा सकता है एडवोकेट्स के खिलाफ। तो सेक्शन 35(3) प्रोवाइड्स दैट डिसिप्लिनरी कमेटी, एकदम ये इन चीज़ों को रट लीजिएगा, ये एग्जाम में आपको ज़रूर लिखना पड़ेगा, एक क्वेश्चन तो आना ही चाहिए 100%, तो ये 4 ABCD तो रट लीजिएगा, पूरा समझ लीजिएगा आप। सेक्शन 35(3) प्रोवाइड्स दैट डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ स्टेट बार काउंसिल आफ्टर गिविंग द एडवोकेट कंसर्न्ड and the advocate general on opportunity of being heard may make following orders namely। तो अब यहाँ देखिए जो डिसिप्लिनरी कमेटी होगी, पहली बात तो वो CRPC, IPC और APC नहीं फॉलो, CRPC या CPC नहीं फॉलो करेगी, वो नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स फॉलो करेगी। ये कोर्ट की तरह काम नहीं करेगी, ये ट्राइब्यूनल की तरह काम करती है थोड़ा थोड़ा। तो लेकिन इसमें 2 राइट्स कंपलसरी हैं, क्या कि उस एडवोकेट को आपको सुनना पड़ेगा जिसके खिलाफ केस चल रहा है डिसिप्लिनरी कमेटी में, उस एडवोकेट को अपने व्यूज़ को प्रेजेंट करने का, अपना डिफेंस देने का मौका मिलना चाहिए। सेकंड मौका किसको मिलना चाहिए? एडवोकेट जनरल को मिलना चाहिए। और अगर नेशनल लेवल पे केस है तो अगर BCI की डिसिप्लिनरी कमेटी है तो अटर्नी जनरल को केस मिलना चाहिए। अच्छा, डिसिप्लिनरी कमेटी दोनों होती हैं, स्टेट की भी होती हैं और BCI की भी होती हैं। तो अगर आप स्टेट में पनिश हो गए हैं तो आप BCI वाली में अपील भी कर सकते हैं, BCI नेशनल लेवल की है उसमें अपील भी कर सकते हैं, ये भी प्रोविज़न है। अब तो इस 35(3) में क्या है, 2 लोगों को 2 पीपल मस्ट बी हर्ड, पहला वो एडवोकेट, कंसर्न एडवोकेट है जो, दूसरा अटर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल स्टेट का सबसे बड़ा वकील होता है, तो एडवोकेट जनरल को भी सुनने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एडवोकेट जनरल हो सकता है सरकार का पक्ष रखे या उस वकील का पक्ष रखे, वो किसी की बात भी कर सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट एडवोकेट जनरल विल डिफेंड द एडवोकेट, हो सकता है वो एडवाइस करे कि हाँ इसको और स्ट्रिक्टर पनिशमेंट दीजिए, ये भी एडवाइस कर सकता है वो। तो ये पॉइंट है। अब क्या क्या पावर्स हैं डिसिप्लिनरी कमेटी के पास? A, dismiss the complaint or whether proceedings were initiated at the instant of state bar council, direct the proceeding to be filed, ये पावर पहली। दूसरा, reprimand the advocate, C है suspend the advocate from practice for such period as it may seem fit, तो सस्पेंशन का पावर भी है। फिर रिमूव द नेम ऑफ द एडवोकेट फ्रॉम द रोल ऑफ एडवोकेट्स, ये रिमूवल परमानेंट हो सकता है,
तो परमानेंटली भी रिमूव करने का पावर है स्टेट बार काउंसिल के लिए। मतलब इट्स द पावरफुल बॉडी। अगर आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में ग्रॉसली इन्वॉल्व हैं तो जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वो आपके एडवोकेट होने का बैच भी छीन सकती है, मतलब आपको एडवोकेसी से निकाल भी सकती है, जिसको कहते हैं मतलब आपको कम्प्लीटली रोल आउट कर सकती है एडवोकेसी से। ये भी हो सकता है कि आपको सिर्फ कुछ दिन के लिए सस्पेंड करे। जनरली बीसीआई या स्टेट बार काउंसिल्स की जो डिसिप्लिनरी कमिटीज़ होती हैं वो सस्पेंशन लगाती हैं 5 महीने का, 6 महीने का, कि 6 महीने के लिए आप किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। जनरली ऐसा सस्पेंशन ही लगता है। और रिमूवल मैंने सुना नहीं है, बट होता कभी कभी हुआ ही होगा, बहुत रेयरली होता है रिमूवल किसी का। कोई ग्रॉसली इन्वॉल्व है, कन्विक्ट हो गया, जैसे रेप के चार्जेस पे कन्विक्ट हो गया, मर्डर के चार्जेस पे एडवोकेट कन्विक्ट हो गया, तो उन केसेस में रिमूवल हो जाता है एडवोकेट लिस्ट से, अदरवाइज सस्पेंशन ही होता है। थैंक यू। और इसमें इतना ही है, तो आप सेक्शन 35 कायदे से पढ़ लीजिएगा, खुद से एडवोकेट्स एक्ट खोल के पढ़ लीजिएगा, पूरा सेक्शन एक बार 2 बार रीड कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, इतनी ही पावर है डिसिप्लिनरी कमेटी के पास। थैंक यू।